कभी सोचा है कि ये जो खाना हमारी थाली में हर रोज आता है वो आखिर आता कहाँ से है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे ना विज्ञान और इनोवेशन की एक जबरदस्त कहानी है। और आज हम उसी कहानी की गहराई में उतरेंगे, सीधे खेतों से लेकर हाईटेक लैब्स तक। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है, हमारे पास जमीन, पानी ये सब लिमिटेड है, लेकिन दुनिया की आबादी वो लगातार बढ़ रही है। ये तो एक तरह से समय के खिलाफ दौड़ है और दांव पर है हर इंसान का पेट भरना। इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अब जरा इस आंकड़े को देखिए, ये चौंकाने वाला है। दुनिया की 70% से ज्यादा जानवर, सोचिए 70%, भारत और चीन में हैं। लेकिन जब बात आती है दुनिया के टोटल फार्म आउटपुट की, तो इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 25% है। तो ये क्या बताता है? साफ है कि असली दिक्कत जानवरों की गिनती में नहीं है, बल्कि उनकी प्रोडक्टिविटी में है। मतलब कि हर जानवर से हमें मिल कितना रहा है। तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले हम वैश्विक चुनौती को समझेंगे, फिर देखेंगे कि पशुओं की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, फिर हरित क्रांति के पीछे की इंजीनियरिंग को डिकोड करेंगे, और ये भी जानेंगे कि एक बेहतर पौधा कैसे बनता है। और आखिर में एक नज़र डालेंगे कि भविष्य में हमारी थाली कैसी दिखेगी। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने देखा, ये मामला रिसोर्सेज की कमी का उतना नहीं है जितना कि उनके सही इस्तेमाल का है, उनकी एफिशिएंसी का है। ये एक प्रोडक्टिविटी पजल है जिसे हमें सॉल्व करना है। और उस पजल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है एनिमल हस्बेंड्री, यानी पशुपालन। तो चलिए देखते हैं कि बेहतर ब्रीडिंग और मैनेजमेंट के जरिए हम इसमें कैसे सुधार ला सकते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक चीजों से। इसे एक मजबूत नींव पर घर बनाने जैसा समझिए। चाहे डेयरी फार्म हो या पोल्ट्री, सबसे पहला काम है सही नस्लों को चुनना, जो ज्यादा दूध दें या अंडे दें और बीमारियों से लड़ सकें। फिर उन्हें अच्छा घर, साफ पानी, सही क्वालिटी और क्वांटिटी में खाना देना, और हाँ, साफ सफाई और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। ये बहुत बेसिक लगता है, लेकिन यकीन मानिए इन्हीं चीजों से प्रोडक्शन में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अच्छा, एक बार मैनेजमेंट की नींव मजबूत हो गई तो हम अगले लेवल पर जा सकते हैं, जो है एनिमल ब्रीडिंग का विज्ञान। और यहाँ लक्ष्य बिल्कुल साफ और पावरफुल है। इसे समझने के दो आसान तरीके हैं। एक है इन ब्रीडिंग। ये एक तरह से किसी बेहतरीन रेसिपी को और भी परफेक्ट बनाने जैसा है। आप एक ही नस्ल के सबसे अच्छे जानवरों के बीच ब्रीडिंग कराते हैं ताकि अच्छे गुण और मजबूत हो जाएं। दूसरा है आउट ब्रीडिंग। ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी डिश में एक नया मजेदार मसाला डालना, जिससे एक बिल्कुल नई और बेहतर चीज बन जाए। लेकिन हाँ, हर चीज की तरह यहाँ भी अति बुरी होती है। बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग से एक प्रॉब्लम हो सकती है जिसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इससे क्या होता है कि जानवरों की फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है। इसे ठीक करने के लिए ब्रीडर्स कभी-कभी उसी नस्ल के किसी असंबंधित जानवर से मेटिंग कराते हैं, जिससे उस लाइन में फिर से ताजगी आ जाती है। और अगर आउटब्रीडिंग की असली ताकत देखनी हो तो हिसार डेल भेड़ से बेहतर कोई मिसाल नहीं। पंजाब में ब्रीडर्स ने क्या किया? उन्होंने दो अलग अलग दुनिया की बेस्ट चीजों को मिला दिया। एक तरफ बीकानेरी भेड़ जो मजबूत होती है, और दूसरी तरफ मेरिनो मेढ़ा जिसकी ऊन वर्ल्ड क्लास होती है। नतीजा, एक नई सुपर नस्ल तैयार हो गई। ठीक है, जानवरों की बात तो हो गई, लेकिन पौधों का क्या? 20वीं सदी के बीच में दुनिया एक बड़े खाद्य संकट के कगार पर खड़ी थी। लेकिन फिर प्लांट ब्रीडिंग में एक टेक्नोलॉजिकल लीप आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसी को हम हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसके जो नतीजे आए वो सचमुच हैरान करने वाले थे। साल 1960 से 2000 के बीच भारत में गेहूं का उत्पादन डबल या ट्रिपल नहीं, बल्कि लगभग 7 गुना बढ़ गया। चावल के उत्पादन में भी ऐसा ही जबरदस्त उछाल आया। ये कोई धीरे धीरे होने वाला बदलाव नहीं था, ये तो प्रोडक्टिविटी का एक धमाका था। और इसका सारा क्रेडिट जाता है प्लांट ब्रीडिंग की नई तकनीकों को। तो सवाल ये है कि ये चमत्कार हुआ कैसे? ये कोई तुक्का नहीं था, ये एक बहुत ही सधी हुई मेथोडिकल वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा था। तो चलिए इस सिलेक्शन के विज्ञान के पीछे की कहानी को समझते हैं। देखिए, एक नई और बेहतर फसल बनाने का एक सेट 5 स्टेप का प्रोसेस होता है। स्टेप 1, साइंटिस्ट्स एक तरह की जेनेटिक लाइब्रेरी बनाते हैं जिसे जर्म प्लाज्म कहते हैं। इसमें उस फसल की सारी जंगली और पुरानी किस्में इकट्ठा की जाती हैं। स्टेप 2, उस लाइब्रेरी में से सबसे अच्छे गुणों वाले पेरेंट्स को चुना जाता है। स्टेप 3,
फिर इन चुने हुए पेरेंट्स के बीच क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन होता है। स्टेप 4, अब जो नई पीढ़ी आती है उनमें से सुपीरियर बच्चों को सिलेक्ट करके टेस्ट किया जाता है। और आखिर में स्टेप 5, इन नई किस्मों को अलग अलग जगहों पर अच्छे से टेस्ट करके फिर उन्हें किसानों के लिए रिलीज कर दिया जाता है। और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? सोनालिका गेहूं जैसी फसलें। ये ज्यादा पैदावार देने वाली सेमी ड्वार्फ यानी छोटे कद की किस्म उन सुपरस्टारों में से एक थी जिसने भारत में हरित क्रांति को सफल बनाया और देश की तस्वीर बदल दी। पारंपरिक ब्रीडिंग ने तो क्रांति ला दी, लेकिन विज्ञान कभी रुकता नहीं है। अब हम एक नए दौर में कदम रख रहे हैं। चलिए उन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज पर एक नज़र डालते हैं जो हमारे खाने का भविष्य तय कर रही हैं। सबसे दिलचस्प आइडियाज में से एक है सिंगल सेल प्रोटीन या SCP। सोचिए जरा, वेस्ट मटेरियल पर हाई क्वालिटी खाना उगाना, ये बिल्कुल वही है। हम स्पिरुलिना जैसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके आलू के कारखानों से निकले पानी या शीरे जैसी चीजों को एक जबरदस्त प्रोटीन से भरपूर खाने में बदल सकते हैं। ये एक तरह से माइक्रोस्कोपिक लेवल पर रिसाइकलिंग है जिससे दुनिया का पेट भरा जा सकता है। और फिर आता है टिश्यू कल्चर, जो कि बड़े पैमाने पर पौधों की क्लोनिंग करने जैसा है। एक बेहतरीन पौधे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा लेकर वैज्ञानिक लैब में उसके हजारों जेनेटिकली सेम टू सेम क्लोन बना सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल टमाटर, केले और सेब जैसी फसलें उगाने के लिए बड़े पैमाने पर हो भी रहा है। इससे ये पक्का होता है कि हर एक पौधा अपने पेरेंट प्लांट जितना ही अच्छा हो। तो हमने सिलेक्टिव ब्रीडिंग की बेसिक बातों से लेकर उन लैब्स तक का सफर तय किया जहां एक सेल से पौधे उगाए जा सकते हैं। जब हमारे पास इतने पावरफुल टूल्स हैं तो सवाल अब ये नहीं है कि क्या हम दुनिया को खिला सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हम ये करेंगे कैसे। अगली खाद्य क्रांति कैसी दिखेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग कमेंट बॉक्स में नहीं बताते हैं तो हमको पता नहीं चल पाता है कि आप लोग को वीडियो अच्छा समझ में आया कि नहीं आया, और डिटेल एक्सप्लेन करना है कि इतना पे ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस पे हम साइंस के तीनों सब्जेक्ट का डेली ला रहे हैं। हम केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सिलेबस बड़ा है इसलिए एक बार में ज़्यादा वीडियो नहीं आ पा रहा है। डेली हम लोग 3-4 वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं। और रहा बात हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश का मेरा जो सेकंड चैनल है 12th क्लास आर्ट्स वाला, तो उस पे आ रहा है। उसको हम होम पेज में लिंक कर दिए हैं, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ से हिंदी इंग्लिश तैयार कर लीजिए लो। और साइंस हम इस पे करा दे रहे हैं, अगर टाइम मिलेगा तो मैथ भी इसी पे कराएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए लो। कमेंट बॉक्स में बताने से हमको पता चलता है कि आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, वीडियो में और इम्प्रूवमेंट क्या क्या करना है, किस किस टाइप का आप लोगों को कंटेंट चाहिए, हमको बढ़िया से डिटेल में बताइए लो। हर एपिसोड, हर क्लास देखने के बाद कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए लो, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए लो ताकि उन लोग को भी हेल्प मिले। और हमारा भी थोड़ा सा सब्सक्राइब करते रहिए लो, लाइक वाइक कर दीजिए लो ताकि हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बना रहे।